हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। अब देखिए इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? वैसे पढ़ लिया हमने, समझ लिया है। तो इकोनॉमिक इवेंट जो होता है एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन है, जहाँ पर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी और कुछ लेन देन करेंगी। जैसे आप और शॉपकीपर इन्वॉल्व हुए, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, तो ये ट्रांजैक्शन है और इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है। फिर मेज़रेबल, आपने मेज़र किया पैसों में से कि यहाँ पे कितने रुपए का है। ठीक है, तो ये मेज़रेबल है। फिर मॉनेटरी टर्म्स, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपने पैसे दिए और लिए, पैसों का लेन देन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पैसों का लेन देन भी होता है। फिर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है परचेज़ ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी परचेज़ की, जैसे आपने ब्रेड ख़रीदा, मिल्क ख़रीदा, बटर ख़रीदा। इसमें क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुई एक, और कुछ मटेरियल एक्सचेंज हुआ। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अब इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हों, मशीनरी जब हम लेके आए तो इसमें इंस्टॉल किया होगा, उसे लगाया होगा। जैसे आप टीवी खरीदते हैं, टीवी इंस्टॉल करने के लिए किसी को बुलाते हैं ना, ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी होती हैं। मशीन आई तो मशीन को कोई वो ठेले पर लेके भी आया होगा, फिर वो कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो इस तरह की बहुत सारी एक लंबी चेन जुड़ती है। जैसे आप बटर लेके आए तो बटर किसी ने बनाया हो, किसी ने ट्रांसपोर्ट किया होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर इसमें एक्सटर्नल इवेंट होता है, मतलब दो होते हैं ना डिसीजन मेकर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कौन से हो गए? जो सेल और परचेज़ करते हैं। जो शॉपकीपर था वो आपका एक्सटर्नल इवेंट है, एक्सटर्नल यूज़र है। ठीक है, और होते हैं इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल मतलब कि विद इन डिपार्टमेंट। और कंपनी की फॉर्म में देखें तो विद इन डिपार्टमेंट, जैसे आप और आपके पेरेंट विद इन डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट है ये दो, एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट हो गए। आपकी फैमिली के दो लोग हो गए ना, बाहर वाला तो कोई है नहीं। इसी तरह एक कंपनी में 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई परचेजिंग करता होगा, कोई इंस्टॉलेशन करवाता होगा, ठीक है, तो कोई सप्लाई कर चेन होगी वहाँ पर जिसको जो ऑर्डर प्लेस करता होगा। तो इस तरीके से ये इंटरनल हो गए। और एक्सटर्नल जिससे हम बाहर से परचेज़ करें, जो कंपनी के बाहर का है। तो इकोनॉमिक इवेंट को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट। एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज एन हैपनिंग ऑफ consequences ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं। फिर कहता है फॉर एग्जांपल purchase of machinery, installation, etc., which comprises number of financial transactions such as buying of machinery, transportation of machinery, site preparation for installation of machinery, expenditure incurred on its installation and trial run. Thus, accounting identifies bunch of transactions related to an economic event. ठीक है, अब यहाँ पर एक मशीनरी इंस्टॉल करनी थी, तो मशीनरी आई, उसे इंस्टॉल करने के लिए साइट रेडी की गई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका। इस तरीके से नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारा एक बंच ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इवेंट कहलाती हैं। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। अब कहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आउटसाइडर एजेंसीज़ होती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज़ें होती हैं, बाहर के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसे एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं। सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू कस्टमर, रेंडरिंग सर्विस टू कस्टमर, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, मंथली पेमेंट, रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब बताइए एक कंपनी है, कंपनी के बाहर जो भी लोग हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, जैसे कस्टमर है, कस्टमर को हमने माल बेचा, ठीक है, फिर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, जैसे आपने एसी ख़रीदा हुआ तो एसी की सर्विसिंग के लिए किसी को बुलाते होंगे, वो भी आउटसाइडर आपका कस्टमर है। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल इवेंट है। फिर आपने कोई मटेरियल ख़रीदा है, या फिर अपने जो मकान है या फिर फैक्ट्री है उसका रेंट दिया है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो एक्सटर्नल इवेंट्स के हैं। अब इंटरनल इवेंट क्या होता है? तो एन इंटरनल इवेंट इज़ इकोनॉमिक इवेंट अकर entirely between the internal wings of an organization। जैसे इसमें जो है
एक ही कंपनी के 2-3 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स बाय द स्टोर एक डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एक होता क्या है कि एक स्टोर डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो सारा मटेरियल प्रोडक्शन में तो होता नहीं, वो स्टोर में होगा, स्टोर से लेके वो प्रोडक्शन में पहुँचाया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इन दो के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो इंटरनल हो गई। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं, वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रही है, वो इंटरनल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो क्लियर हो गया। तो हिंदी में क्या है कि व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले आर्थिक लेन देन है जिनका परिणाम को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता हो। उदाहरण के लिए मशीन का क्रय, उनका स्थापना, विनिर्माण के लिए तैयार करना। इनमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित होते हैं, जैसे मशीन का क्रय, मशीन का परिवहन, मशीन स्थापना स्थल तैयार करना, स्थापना पर व्यय, परीक्षण, संचालन। इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित सौदों के समूह को पहचान करता है। किसी घटना के संगठन में किसी बाहरी व्यक्ति के लेन देन हैं तो वह बाह्य घटना कहेंगे, और इस प्रकार के उदाहरण हैं ग्राहकों को माल का विक्रय, कंपनी द्वारा अन्य ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं से माल क्रय करना, मकान मालिक का मासिक किराया। ये हो गए आपके बाह्य घटना यानी एक्सटर्नल इवेंट, और इंटरनल इवेंट यानी आंतरिक घटना ऐसे वित्तीय घटना है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है, ठीक है, जो विदिन 2 डिपार्टमेंट की होती है। उदाहरण के लिए संग्रहण विभाग और कच्चा माल और कलपुर्जा विनिर्माण विभाग की आपूर्ति, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सारी टर्म्स को समझेंगे। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। देखिए आइडेंटिफाइंग क्या होता है। आइडेंटिफाइंग तो बता ही दिया है कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जैसे कोई पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं, उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में। वो HR वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए, हमारे अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है फाइनेंशियल टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है, ठीक है। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है कि कौन से ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है, वो आइडेंटिफाई करना है। दैट इज़ टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग activities and selecting those events that are of considered financial character or related to organization. The business transaction and those economic events therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in book of accounts. For example, the value of human resource, change in managing policy or appointment of person are important, but none of these recorded in book of accounts. However, when company make a sale or purchase, whether on cash or credit, pays salary, it is recorded in book of accounts. ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल नेचर की है, पैसों के लेन देन से रिलेटेड है। जो पैसों के लेन देन से है उसे हम इवेल्युएट करेंगे और उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट ने पॉलिसी तैयार कर दी कि भाई हम जो है लोगों को जो अपॉइंट करेंगे उसकी टर्म एंड कंडीशन ये रहेगी, या फिर हमारी सेल जो पॉलिसी है वो उसमें कोई चेंज किया है, तो इसमें कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, इसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। या फिर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो सकता है HR के लिए हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमारे अकाउंटिंग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जब कोई पैसे का लेन देन नहीं है तो हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, कितना पैसा लिखेंगे किसी चीज़ के लिए, नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, भले ही वो कैश में है या क्रेडिट में है, क्रेडिट मतलब उधार में है, चाहे तो नकद परचेज़ किया या फिर उधार में परचेज़ किया, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन है। उधार भी है तो उसका पैसा तो देना ही है, तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा कि सैलरी है, सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल टर्म्स हैं,
इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, तो इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट में क्या था कि हम मेज़र करते हैं कि इसे हम पैसों में मेज़र कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पैसों में मेज़र नहीं कर सकते। जो पैसों में मेज़र नहीं कर सकते उसे हम नहीं लिख सकते, उसे हम बुक्स में कैसे लिखेंगे कि कितने रुपए का है ये। हमारी बुक्स में तो पैसों का ही तो आएगा हिसाब किताब, कितने रुपए का खरीदा या कितने रुपए का बेचा। जो पैसों में है ही नहीं तो उसको लिख ही नहीं सकते, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स of business transaction into financial term by using monetary units viz rupees or paisa as a measuring unit. If an event cannot be quantified in monetary term, it is not important item. It is not considered for recording of financial accounts. That's why important items like appointment of new managing director, signing of contract or change in personnel आर नॉट शोन इन बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी पैसे से रिलेटेड है, जो रुपए और पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों ना हो। अब होता क्या, कंपनी में डायरेक्टर बदल गए, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लिया, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है ये, या कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, तो नहीं है पैसा इन्वॉल्व, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बुक्स में। ठीक है, तो हिंदी में है क्या कि इसका अर्थ है मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमाणीकरण, मापन की इकाई के रूप में रुपए और पैसे। किसी भी घटना को मौद्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है तो इसका वित्तीय लेखों में लेखन नहीं किया जा सकता। इसी कारणवश निर्देशक नियुक्ति, महत्वपूर्ण अनुबंध और कर्मचारियों की बदली जैसी आवश्यक सूचनाओं को लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे रिकॉर्डिंग क्या होती है, जब हमें पता लग जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन है एक तो आइडेंटिफिएबल है, फाइनेंशियल टर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म में मेज़र कर सकते हैं, तो उसके बाद हम इसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। ठीक है, जब ये दो चीज़ें पूरी हैं तो हम इसे रिकॉर्डिंग करते हैं। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म एंड इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग इज डन इन मैनर that necessary financial information is summarized as per established practice and made available as and when required। तो इसमें क्या है कि हम जब ट्रांजैक्शन जो है आइडेंटिफाई हो जाती हैं और मेज़र हो जाती हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, रुपए और पैसों में, तो हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लिखते हैं। अगर मैंने मटेरियल जो पहले ख़रीदा है तो उसको पहले लिखा जाएगा, ये नहीं कि उसे लास्ट में लिखेंगे। अगर कोई मटेरियल अप्रैल में ख़रीदा गया है तो उसे हम दिसंबर में नहीं लिखेंगे, उसे हमें जनवरी के मंथ में लिखना होगा। अगर कोई मटेरियल हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 में ख़रीदा है तो उसे 1920 में लिखना है, ये नहीं कि 2021 में लिख देंगे। ठीक है, जिस साल का खर्चा है उसी साल लिखना है और जो पहले हुआ है उसको पहले लिखना है। ठीक है, ये मतलब है इसका रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर जब ये रिकॉर्डिंग हो जाए तो इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं और जब समराइज़ करते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए जब इसकी ज़रूरत पड़े उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जो ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने अभी ब्रेड बटर लेके आए तो इसको आपने लिखा, इसको समराइज़ भी तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो तो आप लिख सकते हैं ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर ये इंटरनल कंज्यूमशन के लिए है, ये जो है एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए है, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं। देखिए ये एक है बुक ऑफ अकाउंट्स हैं। अब ये बैलेंस शीट है एक, जहाँ पर एक तरफ लायबिलिटीज़ दिखती हैं, एक बार एसेट्स दिखती हैं। तो इस तरीके से हम इसे प्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बिल्डिंग लिखी है, पेटेंट्स लिखे हैं, कैश लिखा है, स्टॉक, डेटर्स, इस तरीके से समराइज्ड फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इसे और हम MIS की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट को किस तरीके से डेटा चाहिए उस फॉर्म में भी हम जब इसे करते हैं तो वो एक समराइज्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को हिंदी में कहते हैं अभिलेखन। तो जब एक बार आर्थिक घटनाओं की पहचान व
मापन वित्तीय रूप में हो जाती है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों के लेखा पुस्तकों के कालक्रम तिथिवार अभिलेख किया जाता है। अभिलेखन इस प्रकार से किया जाता है कि आवश्यक वित्तीय सूचना को स्थापित परंपरा के अनुसार सारांश निकाला जा सके एवं जब भी आवश्यकता हो उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि हमें उसे डेट वाइज और उसी दिन फाइनेंशियल ईयर दिखना चाहिए ताकि उसकी सही पिक्चर क्लियर हो। फिर उसके बाद क्या आते हैं, जब हमने रिकॉर्डिंग कर दी तो फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किससे करते हैं, हम अपने मैनेजमेंट को करते हैं। मैनेजमेंट फिर इसके बेस पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में अपने इन्फॉर्मेशन किसको शेयर की थी, अपने पेरेंट्स को की थी, तो पेरेंट्स ने डिसीजन क्या लिया कि आपको दोबारा फिर मार्केट भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन किसको शेयर हुई, जब आपने जैसे लिया तो ये शेयर हुई उसको शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को क्या पता लगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ये कौन सा प्रोडक्ट बंदा खरीदता है, तो वो प्रोडक्ट उसने रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एज in order that the pertinent information is generated communicated in a certain form of management and other internal external users। ठीक है, जब ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक प्रॉपर फॉर्म में सबमिट कर दी, वो चाहे इंटरनल यूज़र हैं चाहे एक्सटर्नल यूज़र हैं। द इन्फॉर्मेशन इज़ रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। These reports provide information that are useful to a variety of users who have an interest in assessing the financial performance and position of enterprise, planning and controlling business activity, and making necessary decision from time to time। ठीक है, अब ये जो क्या था, अब जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब किसी को इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से चाहिए, किसी को किसी तरीके, किसी को चाहिए कि मेरे पास ये बताओ कि कितना खर्चा हुआ, कोई कहता है कि मेरे को ये बताओ कि कितना रेवेन्यू आया, कितना पैसा मेरा पास आया। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको अलग अलग फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिसको जैसी चाहिए उस तरीके से वो दी जाती है। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं जो आगे कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ में ये यूज़ होती हैं। आगे हम इसे पढ़ेंगे लेकिन इतना डिटेल में नहीं होगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हर एक कंपनी में जो कंपनीज़ में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे जिसको चाहिए, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो रेवेन्यू को तो मतलब होता है कि पैसा कितना आया, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको मतलब होता है कि कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या होता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस तरीके से हर एक को अलग अलग डिसीजन के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स चाहिए, तो उनको उसी फॉर्म में रिपोर्ट दी जाती है। फिर आगे कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट द राइट इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। रिपोर्ट कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ यूज़र। फॉर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ द अकाउंटेंट एबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहता है इस तरीके का होना चाहिए कि सही रिपोर्ट सही बंदे को सही टाइम पर मिले। ऐसा नहीं कि आज की रिपोर्ट कल मिल रही है। अब ये रिपोर्ट डेली भी हो सकती है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंड करती है। जैसे कि मैं जो प्रोडक्शन करता हूँ, तो प्रोडक्शन मैं करता हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, और मटेरियल मेरे को रोज़ पता लगना चाहिए कि मैं कहीं कोई मटेरियल ऐसा तो नहीं जो कम पड़ रहा है। तो उसके लिए मेरे को रिपोर्ट कब चाहिए, रोज़ मेरे को शाम को रिपोर्ट चाहिए, ताकि मैं कल के लिए ऑर्डर कर सकूँ और कल टाइम पे मटेरियल आए और मेरा प्रोडक्शन चलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, शॉप फ्लोर की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि उसको डेली रिपोर्ट मिले। तो डेली का मतलब सही समय पे मिले, ये नहीं कि मिलनी चाहिए शाम को, उसे मिलनी चाहिए वो दे रहा है रात को। रिपोर्ट आनी चाहिए 5 बजे, आ रही है 8 बजे जब ऑफिस से सारे चले गए। तो इसलिए टाइम से रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी को वीकली, किसी को मंथली चाहिए, किसी को क्वार्टरली चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए, क्वार्टरली डिसीजन बनाने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या इसका होता है, अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट जितना एफिशिएंट होगा वो इतनी अच्छी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन दे सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो अकाउंटेंट होंगे कौन, अकाउंटेंट होंगे आप लोग, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कल को आप अकाउंटेंट बनेंगे, जब ये पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे और प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने एफिशिएंट हैं। तो इसलिए आपको ढंग से पढ़ना है ताकि आप सही रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे सकें। तो हिंदी में कहते हैं हम कम्युनिकेशन को संप्रेषण, ठीक है। आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, उन्हें मापा जाता है, उनका अभिलेखन भी किया जाता है, जिससे प्रसंगानुकूल सूचना तैयार की जाती है
और इसका प्रबंधकों एवं दूसरे आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है। सूचना का लेख प्रलेखों के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। इन प्रलेखों द्वारा दी गई सूचना उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जो उद्यम की वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन का आकलन, व्यावसायिक क्रियाओं का नियंत्रण और समय समय पर आवश्यक निर्णय लेने में रुचि रखते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली को इस प्रकार बनाना चाहिए कि सही सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर संप्रेषित की जा सके। प्रलेख उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए अभिलेख दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक हो सकते हैं। यह संप्रेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व लेखापाल की योग्यता और कार्य उपयुक्त सूचना के प्रस्तुतिकरण में है। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट इसका पॉइंट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अब संगठन क्या है? संगठन कोई भी हो सकता है। संगठन दो तरीके के होते हैं। एक का काम होता है मेरे को पैसा कमाना है, एक काम होता है पैसा नहीं कमाना है। एनजीओज़ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, पैसा कमाने वाली हो, प्रॉफिट कमाने वाली, या फिर नॉन प्रॉफिट वाली हो, ठीक है, तो दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, तो सभी इन ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए बिजनेस इंटरप्राइजेज which are profit or non-profit motive depending upon size of activities and level of business operation. It can be sole proprietor concern, partnership, cooperative society, company, local authority, municipal corporation and any other association of person. तो हिंदी में संगठन कहते हैं इसे। संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है अथवा नहीं। क्रियाओं के आकार एवं व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर यह एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति या कंपनी, स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ एवं अन्य संगठन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं और ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए और अपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।